गुड मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण में कोड 201 व्याकरण शिक्षण के विषय में अध्ययन करेंगे और हिंदी का व्याकरण किस प्रकार से संस्कृत और अंग्रेजी से जुड़ा है उसके विषय में भी अध्ययन करेंगे। हिंदी का व्याकरण संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं के व्याकरणों के आधार पर ही बनाया गया है और अंग्रेजी के शासन से पहले हिंदी का कोई रूप निश्चित नहीं था। अतः हिंदी का कोई अपना व्याकरण भी नहीं बन सका और अंग्रेजी शासन काल में हिंदी के अनेक व्याकरण लिखे गए। सबसे पहले एक पादरी ने भाषा भास्कर नाम से हिंदी व्याकरण लिखा, लेकिन यह व्याकरण हिंदी भाषा की पूरी व्याख्या करने में असमर्थ रहा और फिर हिंदी के व्याकरण की आवश्यकता बराबर अनुभव होती रही और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के व्याकरण की आवश्यकता का अनुभव काशी नागरी प्रचारणी सभा के सदस्यों को कराया और पंडित रामावतार शर्मा, पंडित लज्जा शंकर झा, पंडित रामनारायण मिश्र, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, पंडित चंद्रधर बुलेरी, पंडित कामता प्रसाद और पंडित रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास आदि ने हिंदी का व्याकरण बनाकर तैयार किया और जिसका संपादन पंडित कामता प्रसाद गुरु ने किया और नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसे प्रकाशित किया। इस प्रकार हिंदी का व्याकरण बनकर तैयार हुआ। इसमें कई प्रकार के लेखकों के विचार, उनके नियम और उनकी जो मेहनत है वह लगने के बाद पंडित कामता प्रसाद गुरु ने नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इसे प्रकाशित किया। हिंदी का यह व्याकरण भी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं के व्याकरण के आधार पर ही बनाया गया था, लेकिन यह पर्याप्त विस्तृत था, इसलिए हिंदी भाषा की व्याख्या प्रस्तुत कर सका और आज हिंदी का अपना एक व्याकरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रभाषा का हिंदी का प्रथम व्याकरण प्रकाशित हुआ। आजकल अनेक विद्वान द्वारा हिंदी भाषा का व्याकरण तैयार करने में लगे हुए हैं आजकल अनेक विद्वान और उनसे उपयुक्त हिंदी व्याकरण की आशा कर सकते हैं। आज हमारी मातृभाषा ही नहीं अपितु आज यह भारत देश की राष्ट्रभाषा है और राष्ट्रभाषा बन जाने के कारण इसमें परिवर्तन होना भी स्वाभाविक बात रही और अब यह समूचे भारतवर्ष में विचार विनिमय का एक साधन बनी हुई है और अनेक भाषाओं के शब्द मिलने से और वाक्यों की रचना भी स्थानीय प्रभाव से अछूती नहीं रहती है और यह अनेक भाषाओं को जानने का भी साधन बनी हुई है। यद्यपि भाषा परिवर्तनशील होती है और भाषा में परिवर्तन के साथ साथ उसके व्याकरण में भी कुछ नियम हैं, उनका भी परिवर्तन होता है और नए नियम बनते हैं और व्याकरण रूपी सारथी भाषा भी भाषा रूपी रथ के घोड़ों पर सवार लगाम अगर ढीली हो तो जिधर चाहे उधर मुड़ जाएगी और इधर चाहे तो उधर मुड़ जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। भाषाओं पर नियंत्रण रखने के लिए ही व्याकरण के नियमों का प्रयोग किया जाता है। अब है भाषा व्याकरण के मूल तत्व। व्याकरण के मूल तत्व। भाषा की इकाई, वाक्य की इकाई, शब्द और शब्द की इकाई अक्षर होते हैं। जैसे भाषा की इकाई क्या हुए? वाक्य
और वाक्य की इकाई हुई शब्द और शब्द की इकाई अक्षर। किसी भाषा के स्वरूप को समझने के लिए अक्षरों, शब्दों और वाक्यों इन तीनों के स्वरूप को समझना होता है और ये ही व्याकरण के मूल तत्व होते हैं और इन्हें क्रमशः ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान और वाक्य रचना कहा गया है और ये ही मूल तत्व हैं व्याकरण के। फिर है व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। ये तो आपको पता ही है कि किसी भी भाषा को सीखने का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साधन है अनुकरण। अनुकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा के अंग और नियमों को सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उसके सर्वमान्य रूप को भी सीखना होता है और भाषा के सर्वमान्य रूप को सीखने के लिए हमें व्याकरण को जानना होता है और इस प्रकार व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा के सर्वमान्य रूप की सुरक्षा करना होता है और इसके लिए बच्चों को अक्षरों, शब्दों और वाक्यों के सर्वमान्य रूप का ज्ञान कराना होता है और उन्हें शब्द शक्ति, छंद, बच्चों को रसों का ज्ञान कराना होता है और साहित्य की विभिन्न विधाएं, उनकी विभिन्न लेखन शैली, उनका भी ज्ञान कराना होता है और इस सब ज्ञान के आधार पर उन्हें अभ्यास के द्वारा भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त विचारों को सही रूप में समझने और अपने भाव एवं विचारों को सर्वमान्य भाषा में अभिव्यक्त करने योग्य बनाया जाता है और ये सभी व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं और इन उद्देश्यों को हम निम्नलिखित क्रम से संगठित कर सकते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्रों को मूल ध्वनियों, ध्वनि समूहों, ध्वनि के अंतर, शब्द योजना, शब्द शक्तियों, छंद, अलंकार और रस इन सब का ज्ञान कराना। फिर नंबर 2, छात्रों को शब्दों के शुद्ध रूप, उनकी शुद्ध वर्तनी, फिर उनके वाक्य रचना के कुछ नियम और विराम चिन्ह इन सब का सही से प्रयोग करने का ज्ञान कराना। फिर नंबर 3, छात्रों को साहित्य की विभिन्न विधाओं और विभिन्न लेखन शैली, भाषा शैलियों का ज्ञान कराना। फिर कौशलात्मक उद्देश्य है। छात्रों को शब्द श्रुति, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रसंगानुकूल अर्थ निकालने और स्वराघात एवं बालाघात के अनुसार अर्थ बोध करने योग्य बनाने। फिर नंबर 5, छात्रों को बोलने में भाषा के सर्वमान्य रूप का प्रयोग करने, फिर लिखने के विषय में और अवसर के अनुकूल भाषा और शैली का प्रयोग करने के योग्य बनाना। फिर नंबर 6 है छात्रों में शुद्ध वर्तनी, लेखन, शुद्ध वाक्यों की रचना, विराम चिन्हों का सही रूप से प्रयोग करना और कम से कम भाषा में अधिक से अधिक अपने विचारों को व्यक्त करने सकने का कौशल प्रदान करना और इन सब में निपुण करना। फिर नंबर 7, छात्रों को
भाषा के गुण दोष परखने के लिए, साहित्य रचनाओं की भाषा का मूल्यांकन करने योग्य बनाना, ये सब कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। फिर है भावा